गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हो आप ठीक होंगे और कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए उपाय अपना रहे होंगे। और आज का वर्कशीट का संदेश है, क्या करना है कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। आज का अब चलते हैं हमारी वर्कशीट के ऊपर। आज मैं 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 66, डेट है 11 दिसंबर। चैप्टर था जीव कैसे जनन करते हैं। और आज पढ़ना में एकल जीवों में प्रजनन की विधि। एकल जीवों में जनन की विधि को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। ठीक है, याद रखना, एक इनडायरेक्टली अलैंगिक जनन। अब इसके हमारे प्रकार है कौन कौन से? विखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु समासंग, कायिक प्रवर्धन। और विखंडन दो प्रकार का, द्विखंडन, बहुखंडन। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम। आगे चलते हैं विखंडन। विखंडन का मतलब होता है जब एक कोश के जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है, इसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है। विखंडन मतलब टूट जाना। दो प्रकार से होता है, एक होता है द्विखंडन, एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाए, जैसे अमीबा और लिशमानिया। लिशमानिया का उदाहरण आपका दे रखा बेटा, ये देखिए, ये लिशमानिया। अमीबा और लिशमानिया का डायग्राम बनाने के लिए तो लिशमानिया के आकार देंगे, ये लिशमानिया है। अब धीरे धीरे इस साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, न्यूट्रिशन। फिर इसका देखो, सबसे पहले केंद्रक है वो दो भागों में बंटना शुरू होगा, तो वो थोड़ा लंबा हो गया। यहाँ पे केंद्रक दो भागों में बट गया है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिशमानिया का जो कोशिका द्रव वो भी दो भागों में बट रहा है, और यहाँ पे ये अलग हो गया। ये पूरी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में पूरा अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले केंद्रक है वो लंबा होता है, केंद्रक लंबा होने के बाद दो भागों में विभाजित होता है, और कोशिका द्रव्य उसके बाद में विभाजित होता है। ये सीक्वेंस बिल्कुल याद रखें। और 8th क्लास में आपने कोशिका के बारे में, अमीबा कोशिका में भी विभाजन देखा हुआ है। कैसे? अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, केंद्रक है सेंटर में, केंद्रिका ये पोषण ग्रहण करेगी, थोड़ा साइज बड़ा। फिर इसके बाद केंद्रक लंबा हो जाएगा, फिर इसके बाद केंद्रक विभाजित होगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कोशिका भी विभाजित हो जाएगी, और ये हमारा अमीबा दो भागों में बंट जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? द्विखंडन। अब बहुखंडन क्या होता है? एक कोशिका एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उदाहरण के प्लाज्मोडियम और अमीबा भी कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में दो में विभाजित, बहुत जीवों में विभाजित हो जाते, कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्लाज्मोडियम बेटा ये मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी हम कहते हैं मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो अब आप क्या कहोगे? मच्छर के कारण नहीं। मच्छर तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जीव पे इन्फेक्शन कर रहा है, लेकिन उसके मच्छर के गट में, गले में क्या होती है? प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है। तो वो इस तरीके से बहुखंडन द्वारा विभाजन करता है और इन्फेक्शन फैलाता है। नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन प्रक्रिया जिसमें एक वृद्धि माता पिता जीव के शरीर पर बनती है, जो तब अलग हो जाती है और एक नया जीव बन जाता है, जैसे खमीर ऑफ हाइड्रा। देखिए, ये है हमारा हाइड्रा। इसके शरीर पे छोटी सी कली बनती है, जिसको हमने क्या कहा? मुकुल। अभी मुकुल धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होगा, और पूरा ये जनक जितना बड़ा होने के बाद यहाँ से क्या होगा? ये अलग हो जाएगा। तो क्या होगा? कली के रूप से एक पूरा नया हाइड्रा बन जाएगा। खमीर ईस्ट कवक होता है ये। नेक्स्ट है बीजाणु समासंग। बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय है। यानी बीजाणु क्या होता है? एक ऐसी संरचना है जो छोटे, जैसा हम बीज कहते हैं, बीज नहीं है, बीजाणु है, वैसे उसके ऊपर एक परत होती है। ठीक है, ये परत क्या होगी? जब तक प्रतिकूल परिस्थिति होंगी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और जैसे उसको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेंगी तो वो जनन की प्रक्रिया करता है। जैसे कि ब्रेड के ऊपर नमी के कारण क्या होता है? उस पर कहते हैं ना फूल लग गई, तो वो हमारे वास्तव में क्या है? कवक, और उसका नाम है राइजोपस।
वो इस तरीके की संरचना होती है। और उसमें जो ये आप देख रहे हो इसको कहते हैं स्पोरेंगियम, और हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी। स्पोरेंगियम या बीजाणुधानी दोनों एक ही हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। अब जब ये पूरी तरीके से इसमें ग्रोथ हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो क्या होगा, ये फटेगा और इसके अंदर से बीजाणु जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ ये राइजोपस फैल जाएगा। तो इस तरीके से बीजाणु समासंग द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बेटा विखंडन तो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे विखंडन नहीं होगा। यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे खंडन। ठीक है, इसको ठीक करें। तो इसमें क्या है, इस प्रक्रिया में जीव 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है, जैसे स्पाइरोगायरा। अब स्पाइरोगायरा में क्या है, स्पाइरोगायरा शैवाल है। आप आम भाषा में कहते हैं काई, जो कि पानी में लगती है। स्पाइरोगायरा एक विशेष प्रकार के शैवाल है। इसका जो अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ये देखो सीढ़ीनुमा आकृति में, इसलिए इसका नाम पड़ा। ठीक है, अब ये जहाँ से भी टूटेगी तो एक नई स्पाइरोगायरा बन जाएगी। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, खंडन। नेक्स्ट है पुनर्जनन। पुनर्जनन में मूल शरीर के अंगों में से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूर्णजनन कहते हैं। पूर्णजनन मतलब रीजनरेशन में दोबारा उत्पन्न होना। जैसा आपने देखा छिपकली उसकी पूंछ कट जाती है तो वहाँ दोबारा पूंछ आ जाती है। पर ऐसे जीव भी हैं हमारे, जैसे कि प्लेनेरिया, कि अगर वो जीव ही है किसी भी भाग से टूट जाएगा तो एक दोबारा पूरा जीव बन जाएगा, पूरी तरीके से जनन हो जाएगा। और पुनर्जनन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे विशेष कोशिकाएं होती हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, हाइड्रा और प्लेनेरिया। ठीक है, और इसी तरीके से कायिक प्रवर्जन, नेक्स्ट है कायिक प्रजनन। सबसे पहले समझिए कायिक भाग कौन से होते हैं। कायिक का मतलब होता है, कायिक अंग कौन से होते हैं, फूल और बीज के अलावा जो भी भाग पौधे के होते हैं उसको हम कायिक अंग कहते हैं, जैसे जड़, तना और पत्तियाँ। और यह अलैंगिक विधि है। अगर जड़, तने और पत्तियों द्वारा एक दूसरा पौधा हम प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन। जैसे उदाहरण दे रखा है ब्रायोफिलम। ठीक है, ये पौधा होता है, इसके देखो छोटी छोटी कलिकाएं हैं, छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं। अब ये पत्तियां जहाँ भी ज़मीन में गिरेंगी तो एक नया पौधा ब्रायोफिलम वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। तो नाम बेशक लिख लें इसका यहाँ पे, ब्रायोफिलम। ठीक है, अब क्वेश्चन पे देख लेते हैं। पहला, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ से आपका द्विखंडन, ये आपका बहुखंडन। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। नेक्स्ट है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। देखते हैं, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। बीजाणुधानी में होता है, जिसको हमने अभी नाम दिया था स्पोरेंजियम। ये बीजाणु बड़ी संख्या में होते हैं। ठीक है, बीजाणुधानी में बीजाणु ज़्यादा संख्या में होते हैं। इस प्रकार जब एक बीजाणुधानी से बड़ी संख्या में नए जीव उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार यह ऐसे जीवों के लिए लाभदायक होता है जिनमें जनन बीजाणु द्वारा होता है, जैसे राइजोपस, यानी बीजाणु समासंग से एक ही समय में बहुत सारे जीव मिल जाते हैं। नेक्स्ट, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनर्उद्भवन मैंने पहले भी बताया, पुनर्उद्भवन, इसको पुनर्जनन एक ही बात है, दोनों सेम एक, द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे जीवों की संरचना जटिल है। दूसरा, पुनर्उद्भवन विशेष कोशिकाओं द्वारा होता है और ऐसी कोशिकाएं जटिल जीवों में नहीं होती। नेक्स्ट, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। कायिक प्रवर्धन बेटा हमने समझे, कायिक प्रवर्धन कायिक अंगों द्वारा होता है, जैसे जड़, तना, पत्तियाँ। और कुछ पौधे ऐसे जिनमें बीज नहीं बनते, तो सिर्फ वो कायिक जनन द्वारा ही नए पौधे उगाए जा सकते हैं। कायिक अंग कौन से हैं, जैसे जड़, तना, पत्तियाँ। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, आपको दे देंगे जड़, तना, पत्तियाँ, बीज या फूल, तो आपको वहाँ पे
ध्यान रखना है कि बीज और फूल ये दोनों हमारे जनन भाग हैं, कायिक भाग नहीं है। और कायिक प्रवर्धन द्वारा एक ही समय में अधिक मात्रा में पौधे उगाए जा सकते हैं। तो आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी, इसे अच्छे से करें।